Good morning everyone. Welcome to the Lakshmikanta competitive classes. In today's video lecture we will discuss 8th class की geography की NCERT का second chapter that is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. तो देखिए ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमारी अर्थ पे अवेलेबल हैं और इन सभी में डाइवर्सिटीज हैं, वेरिएशंस हैं फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, जिस वजह से ह्यूमन बीइंग्स की लाइफस्टाइल्स में भी वेरिएशंस हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड के दो डिफरेंट पार्ट्स को अगर हम स्टडी करें तो वहाँ पे दोनों में डिफरेंट डिफरेंट लाइफ मिलेंगी एंड ये डिफरेंट वहाँ में दोनों जगह के क्वालिटी ऑफ लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स एंड यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी की डिफरेंस की वजह से आता है। सो द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज द मेन रीजन प्लेसेस डिफर फ्रॉम ईच अदर। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द लैंड, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है नेचुरल रिसोर्सेज में एंड ये अबाउट 30% कवर करता है अर्थ सरफेस के एरिया का। और ये जो 30% लैंड अवेलेबल है अर्थ पे, इसके भी सिर्फ 30% पोर्शन पे वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन रहती है और बाकी 70% एरिया में सिर्फ 10% पीपल ही रहते हैं। फाइन। सो वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ में पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये अनइवन है ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट, क्योंकि इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरिएशंस आती है क्लाइमेट और लैंड के, इसलिए पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में दैट इज अनइवन। तो जिस लैंड की टोपोग्राफी रग्ड होती है या माउंटेनियस रीजन होते हैं जहाँ स्लोप स्टीप हो या लो लाइंग एरियाज हो दैट आर ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग, इसके अलावा डेजर्ट एरियाज और जो थिक फॉरेस्टेड एरियाज होते हैं ये नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलेटेड होते हैं या अनइनहेबिटेड होते हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम होती है। वही ऑन द अदर हैंड जो प्लेन्स एंड रिवर वैलीज होती है यहाँ पे सुटेबल लैंड होता है एग्रीकल्चर के लिए, हैंस दीज आर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। एंड एज वी नो कि लैंड एक रिसोर्स है तो हम उसको यूज करते हैं एंड लैंड किस किस तरह से यूज होता है डिफरेंट पर्पसेस के लिए, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इन सभी को हम बोलते हैं लैंड यूज या डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस से लैंड को यूज करना, यूटिलाइज करना अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, इट इज कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज। और लैंड को किस तरह से यूज किया जाएगा ये भी फिजिकल फैक्टर्स जैसे टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स और वाटर की अवेलेबिलिटी ही डिटरमिन करती है। इसके अलावा कुछ ह्यूमन फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं यूज ऑफ लैंड को, जैसे पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी। फाइन। नाउ सी द क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड। तो देखिए लैंड की क्लासिफिकेशन दो तरह से होती है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेस पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैंड, एक प्राइवेट और दूसरा कम्युनिटी लैंड। तो देखिए प्राइवेट लैंड वो होता है दैट इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, जिसको इंडिविजुअल जिसका ओनर है। वही कम्युनिटी लैंड कम्युनिटी के कॉमन यूजेस के लिए होता है, जैसे कलेक्शन ऑफ फॉडर, फ्रूट्स, नट्स, मेडिसिनल हर्ब्स। और इन कम्युनिटी लैंड्स को कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए लैंड तो हमारी अर्थ पे जितना है उतना ही है, लिमिटेड है, लेकिन पॉपुलेशन एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग, इंक्रीज होती जा रही है पॉपुलेशन भी और पॉपुलेशन की डिमांड्स भी। एंड जो क्वालिटी ऑफ लैंड है इट ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो लोगों ने एनक्रोच करना स्टार्ट कर दिया कॉमन लैंड को टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स इन द अर्बन एरियाज, और रूरल एरियाज में एग्रीकल्चरल लैंड को एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया। और आज जो मॉडर्न वर्ल्ड में लैंड यूज पैटर्न्स में चेंजेस आए हैं दे ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी। और एग्रीकल्चरल लैंड और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के एक्सपेंशन की वजह से इट लेड टू
द लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन और डेजर्टिफिकेशन ये मेजर थ्रेट्स हैं हमारे एनवायरनमेंट में इन एक्सपेंशन एक्टिविटीज की वजह से, ठीक है। एंड दिस इज द डायग्राम विच शोज द चेंजेस इन लैंड यूज ओवर टाइम। फिर नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। तो देखिए ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड इनकी ग्रोइंग डिमांड की वजह से फॉरेस्ट कवर और एरेबल लैंड की लार्ज स्केल पर डिस्ट्रक्शन हुई है, इट इज वेल नोन फैक्ट। और इस डिस्ट्रक्शन की वजह से लैंड जो नेचुरल रिसोर्स है इसके लॉस होने का भी फियर है। सो द प्रेजेंट रेट जो है डिग्रेडेशन का लैंड का, इट मस्ट बी चेक। एफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स एंड चेक्स ऑन ओवरग्रेजिंग आर सम कॉमन मेथड्स हैं ये जिनसे इनमें चेक किया जा सकता है टू कंजर्व द लैंड रिसोर्सेज। फिर नेक्स्ट है हमारा नेचुरल रिसोर्स सॉइल। तो देखिए जो थिन लेयर होती है ग्रेनी सब्सटेंस की, दैट इज कवरिंग द सरफेस ऑफ अर्थ, जो अर्थ का सरफेस को कवर करती है ऊपर से, एंड थिन लेयर होती है किसकी, ग्रेनी सब्सटेंस की, उसको बोलते हैं सॉइल। ये क्लोजली लिंक्ड होती है लैंड से एंड लैंडफॉर्म्स डिटरमिन द टाइप ऑफ सॉइल। सॉइल जो होती है ये ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स और वेदर्ड रॉक से बनी होती है जो कि अर्थ सरफेस पे ही मिलते हैं, और ये सब वेदरिंग के प्रोसेस से होता है। वेदरिंग क्या होता है, द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स, जो रॉक्स के ऊपर से टेम्परेचर चेंज, फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से वेदरिंग होती है, वो लेयर ऊपर से उतर जाती है, उसको बोलते हैं वेदरिंग। एंड इससे हमारी सॉइल बनती है, और जिस सॉइल में मिनरल्स का, ऑर्गेनिक मैटर का राइट मिक्सचर होता है वो होती है फर्टाइल सॉइल, ठीक है। एंड इट इज अ फैक्ट कि सॉइल को फॉर्म होने में हंड्रेड्स ऑफ इयर्स लग जाते हैं। जैसे पहले रॉक्स बनते हैं, रॉक से फिर वेदरिंग होती है, उसके बाद जो सेडिमेंट्री रॉक होती है वही एक्चुअली सॉइल होती है हमारी, ठीक है। एंड दिस इज द सॉइल प्रोफाइल या स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल। टॉप सॉइल जिसमें ह्यूमस और वेजिटेशन होती है, फिर उसके नीचे सब सॉइल होती है जिसमें सैंड, सिल्ट एंड क्ले का अमाउंट होता है। देन थर्ड लेयर इज वेदर्ड रॉक मटेरियल एंड फोर्थ इज पेरेंट रॉक। फाइन। नेक्स्ट देखिए फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। जो मेजर फैक्टर्स होते हैं सॉइल फॉर्मेशन के आर द नेचर ऑफ पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। कि पेरेंट रॉक मतलब इग्नियस रॉक का नेचर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, और क्लाइमेटिक फैक्टर्स कैसे हैं आसपास के, ये डिटरमिन करते हैं। एंड दीज आर द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। अदर फैक्टर्स टोपोग्राफी होते हैं, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन फॉर द कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। एंड ये सभी फैक्टर्स प्लेस टू प्लेस डिफर करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये डायग्राम है कि सॉइल फॉर्मेशन में डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स कैसे इफेक्ट करते हैं। तो देखिए पेरेंट रॉक क्या करती है, ये डिटरमिन करती है कि सॉइल का कलर कैसा होगा, टेक्सचर कैसा होगा, उसमें क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, मिनरल कंटेंट और परमिएबिलिटी, ये सब पेरेंट रॉक डिटरमिन करती है। पेरेंट रॉक का जैसा नेचर होता है, जैसा कलर होता है, ऐसा ही कलर सॉइल का होता है। फिर रिलीफ डिटरमिन करता है, ऑल्टीट्यूड एंड स्लोप, एंड इट डिटरमिन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। फिर फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये उसमें सॉइल में ह्यूमस का या ह्यूमस फॉर्मेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं। देन क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सब वेदरिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि पेरेंट रॉक की जब वेदरिंग होती है तब सॉइल फॉर्म करती है। एंड वेदरिंग किससे इन्फ्लुएंस होती है, क्लाइमेट से। तो क्लाइमेट कंट्रोल करता है रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन, ठीक है। और टाइम डिटरमिन करता है थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। फाइन। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। तो देखिए सॉइल इरोजन और इसके डिप्लीशन ये मेजर थ्रेट्स हैं सॉइल को एज अ रिसोर्स। ह्यूमन और नेचुरल दोनों ही तरह के फैक्टर्स से सॉइल की डिग्रेडेशन होती है। एंड फैक्टर्स विच लेड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर
deforestation, overgrazing, overuse of chemical fertilizers or pesticides, rainwash, landslides and floods. फिर देखिए सॉइल को कंजर्व कैसे किया जा सकता है. एक इसका मेथड है मल्चिंग, जिसमें प्लांट्स के बीच में एक बेयर ग्राउंड को ऑर्गेनिक मैटर से कवर किया जाता है, which helps to retain moisture in soil. Then contour barriers एक मेथड है सॉइल इरोजन के प्रिवेंशन का या सॉइल कंजर्वेशन का. इसमें स्टोन्स, ग्रास, सॉइल इन सब से एक बैरियर्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं अलोंग द कंटूर एंड ट्रेंचेस बनाए जाते हैं in front of the barriers to collect water. Then another एक मेथड है रॉक डैम. इसमें रॉक्स आर piled up to slow down the flow of water. वाटर के फ्लो को स्लो करने के लिए रॉक्स लगाए जाते हैं एंड दिस प्रिवेंट्स गलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस. इससे सॉइल लॉस का प्रिवेंशन होता है. देन टेरेस फार्मिंग अनदर मेथड है, जिसमें स्टीप स्लोप्स के ऊपर टेरेसेस बनाए जाते हैं या ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स बनाए जाते हैं, जिससे इन टेरेसेस पे क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं एंड दे रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन. फिर अनदर मेथड है इंटरक्रॉपिंग, जिसमें डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश. देन कंटूर flowing parallel to contours of a hill slope to form a natural barrier for water to flow down from the slope. तो देखिए इसमें हिल स्लोप्स के जो कंटूर्स होते हैं उसके पैरेलल फ्लोइंग की जाती है, जिससे एक नेचुरल बैरियर फॉर्म होता है एंड इट रिस्ट्रिक्ट द वाटर टू फ्लो डाउन फ्रॉम द स्लोप. ठीक है. नेक्स्ट है शेल्टर बेल्ट. ये कोस्टल और ड्राई रीजन्स में ट्रीज की रोज प्लांट की जाती है. एक मतलब लाइन में ट्रीज लगाए जाते हैं, जिससे विंड की मूवमेंट और सॉइल कवर को प्रिवेंट किया जा सकता है. ठीक है. तो विंड की मूवमेंट को चेक करके इससे सॉइल का कवर प्रोटेक्ट किया जाता है. फाइन. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाटर. वाटर इज अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है एंड इट इज रिन्यूएबल और 3/4 अर्थ के सरफेस का है कवर्ड विद वाटर. सो देयरफॉर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड वाटर प्लैनेट. अर्थ को वाटर प्लैनेट इसीलिए कहा जाता है बिकॉज 3/4 पार्ट अर्थ का वाटर से कवर्ड है. एंड सबसे पहले जो लाइफ बिगैन हुई थी अर्थ पे, इट वाज आल्सो इन प्रिमिटिव ओशंस अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक. एंड इवन टुडे आज भी ओशंस अर्थ के सरफेस का 2/3 पार्ट कवर करते हैं एंड दे सपोर्ट अ रिच वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ. बेशक ओशन वाटर सलाइन होता है एंड इज नॉट फिट फॉर कंजम्पशन, बट इट सपोर्ट्स वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ. ठीक है. तो ओशन का वाटर तो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं है. तो फ्रेश वाटर जो है इट इज ओनली 2.7% ऑन आवर अर्थ सरफेस, जिसमें नियरली 70% ऑफ दिस अकर्स एज आइस शीट्स और ग्लेशियर्स की फॉर्म में है अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और माउंटेन रीजन्स में. और इनकी ऐसी लोकेशन होने की वजह से ये इनएक्सेसिबल है. फिर ओनली 1% फ्रेश वाटर अवेलेबल है ह्यूमन यूज के लिए, दैट इज फाउंड इन ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स एंड एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर. तो फ्रेश वाटर देयरफॉर मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस है हमारी अर्थ सरफेस पे. वाटर कैन नीदर बी एडेड नॉर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ. ये उतना ही रहता है जितना अवेलेबल है, ना इसमें कोई कमी आती है ना कभी ये इंक्रीज होता है. इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट और ये साइक्लिक मोशन में या साइक्लिक प्रोसेस में कांस्टेंट मोशन में रहता है थ्रू द ओशन, एयर एंड लैंड. और इसमें कौन कौन सी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है? इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन एंड runoff. And we already know that it is known as water cycle. So humans huge amount of water use करते हैं not only for drinking and washing but also in the process of production, agriculture, industries, electricity generation में और डैम्स के रिजर्वॉयर्स में डिफरेंट तरह से वाटर यूज किया जाता है. जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है
देयर इज राइजिंग डिमांड फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स, और इसके अलावा इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन की वजह से, जिससे लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड में देयर इज अ मेजर चेंज, इससे वी आर फेसिंग शॉर्टेज इन द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ वाटर सोर्सेज या वाटर पोल्यूशन की वजह से देयर इज सो मच शॉर्टेज ऑफ वाटर. फाइन. नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी. So there is scarcity of water in many regions of the world, जैसे अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया और पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको एंड पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका और एंटायर ऑस्ट्रेलिया वाटर शॉर्टेज फेस कर रहे हैं करेंटली. और सबसे ज्यादा वो कंट्रीज वाटर शॉर्टेज फेस करती हैं जो उन क्लाइमेटिक जोन्स में है which are most susceptible to drought conditions. So water shortage may be a consequence of variation in seasonal or annual precipitation, or the scarcity is caused by overpopulation and contamination of water sources. So the question arises, what should we do to conserve the water resource? So next topic हमारा यही है, conservation of water resources. देखिए nowadays क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्सेज को एक्सेस एक मेजर प्रॉब्लम है जो हमारा आज का वर्ल्ड फेस कर रहा है. एंड इस इम्पोर्टेंट रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए स्टेप्स उठाए जाने चाहिए. तो बेशक वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन इसका ओवर यूज और पोल्यूशन इट मेक्स इट फॉर अनफिट फॉर ह्यूमन यूज. इससे ये अनफिट हो जाता है ह्यूमन यूज के लिए. देखिए अनट्रीटेड या पार्शली ट्रीटेड वाटर का डिस्चार्ज, एग्रीकल्चरल केमिकल्स और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो होते हैं वाटर बॉडीज में, ये मेजर कॉन्टेमिनेंट्स हैं. दे पोल्यूट वाटर विद नाइट्रेट्स, मेटल्स और पेस्टिसाइड. और ये ज्यादातर जो केमिकल्स हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं एंड रीच ह्यूमन बीइंग थ्रू वाटर. वाटर के थ्रू ये ह्यूमन बीइंग्स तक पहुंच जाता है. सो वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दीज एफ्लुएंट्स सुटेबली बिफोर रिलीजिंग देम इन वाटर बॉडीज. वाटर बॉडीज में रिलीज करने से पहले इनको चेक किया जाना चाहिए. ठीक है. और फॉरेस्ट और अदर वेजिटेशन कवर भी वाटर के रन ऑफ का जो प्रोसेस है उसको स्लो कर देती है. एंड वाटर हार्वेस्टिंग एक अनदर मेथड है टू सेव सरफेस रन ऑफ. Canals used for irrigation fields should be properly lined to minimize losses by water seepage. तो canals इसके लिए बनाए जाने चाहिए इरिगेशन फील्ड्स में. और जो स्प्रिंकलर्स होते हैं इफेक्टिवली एरिया को इरिगेट करते हैं बाय चेकिंग द वाटर लॉसेस थ्रू सीपेज एंड इवेपोरेशन. ड्राई रीजन में जहाँ पे हाई रेट होता है इवेपोरेशन का, वहाँ ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन हेल्पफुल होती है बहुत ज्यादा. So valuable water resource can therefore be conserved by adopting these means of irrigation. तो means of irrigation के proper use करना चाहिए अच्छे से और इस नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करना चाहिए. फाइन. ठीक है. अब देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक मेथड है वाटर कंजर्वेशन का. ये क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप एंड डायरेक्टिंग इट टू एन appropriate location where it is stored for future use. तो देखिए रेन वाटर जब छत पे हमारे घरों पे गिरता है तो वहां से उसको एक पैसेज के थ्रू कलेक्ट कर लेना चाहिए ताकि वो वहां पे कलेक्ट हो जाए appropriate लोकेशन में और स्टोर हो जाए फॉर यूज इन फ्यूचर. और एक एवरेज में एक spell of rain for 2 hours is enough to save 8,000 liters of water. इससे इतना वाटर बच सकता है. ठीक है. नेक्स्ट है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. देखिए नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ सिर्फ एक नैरो जोन में एग्जिस्ट करते हैं जो कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर का एक कॉन्टैक्ट जोन होता है जिसको बायोस्फीयर बोलते हैं. ओनली देयर एग्जिस्ट द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. तो बायोस्फीयर में लिविंग बीइंग इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ फॉर देयर सर्वाइवल. एंड दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम जो होता है इसको बोलते हैं इकोसिस्टम. वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ इस
वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं। प्लांट्स हमें टिम्बर, एनिमल्स के लिए शेल्टर, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं हमारी ब्रीदिंग के लिए, एंड प्रोटेक्ट सॉइल जो कि क्रॉप ग्रो करने के लिए एसेंशियल है, एंड शेल्टर बेड्स की तरह एक्ट करते हैं, एंड हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। फ्रूट्स देते हैं हमें, नट्स, लेटेक्स, टर्पेंटाइन ऑयल, गम, मेडिसिनल प्लांट्स, एंड also the paper that is so essential for our studies. So there are innumerable uses of plants and you can add some more. और वाइल्ड लाइफ में क्या इंक्लूड होता है? हमारा फौना किंगडम, सारा एनिमल किंगडम जिसमें एनिमल्स आ जाते हैं, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज एक्वाटिक लाइफ फॉर्म जो कि हमें मिल्क, मीट, हाइड्स और वूल प्रोवाइड करते हैं। इंसेक्ट्स जैसे बीज, ये हमें हनी प्रोवाइड करते हैं and help in pollination of flowers and have an important role to play as decomposers in the ecosystem. Birds जो कि insects से फीड होते हैं, फीड करते हैं अपने आप को, और ये भी decomposers की तरह एक्ट करते हैं। Vulture due to its ability to feed on dead livestock is a scavenger and considered a vital cleanser of the environment. Vulture जो कि dead livestock को खाता है, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्लींजर है एनवायरनमेंट का। सो एनिमल्स बिग और स्मॉल आर ऑल इंटेग्रल इन मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम। ठीक है, अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो देखिए, ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन मेनली टेम्परेचर और मॉइस्चर पे डिपेंड करती है। मेजर वेजिटेशन टाइप्स जो है वर्ल्ड के आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रा। तो जहाँ पे ज्यादा रेनफॉल होती है, ज्यादा मॉइस्चर है, हीट है, वहाँ पे फॉरेस्ट ग्रो करते हैं, बड़े ट्रीज ग्रो करते हैं। मॉडरेट रेनफॉल वाले रीजन्स में ग्रासलैंड ग्रो करते हैं, एंड जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है वहाँ पे श्रब्स ग्रो करते हैं। ठीक है, और ये जो फॉरेस्ट होते हैं, दीज आर एसोसिएटेड विद एरियाज विच हैव अबंडेंट वाटर सप्लाई। As the amount of moisture decreases, the size of trees and their density reduces. तो जैसे जैसे moisture decrease करता जाता है एक एरिया से दूसरे एरिया में, तो ऐसे ही trees की density और इनका size भी short होता चला जाता है। Short stunted trees और grass grow करते हैं moderate rainfall के regions में, और बिल्कुल कम rainfall वाले regions में scanty shrubs या thorny bushes। ठीक है, और in such areas plants have deep roots and leaves with thorny and waxy surface reduce loss of moisture through transpiration. Tundra vegetation जो कि cold polar regions में होती है, इसमें mosses और lynxes होते हैं basically. And today there are many more people in the world than there were 2 centuries back. To feed the growing numbers, large areas of forest have been cleared to grow crops. देखिए, अगर आज से 2 सेंचुरीज बैक की अगर बात करें तो उस टाइम इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, एंड आज की ग्रोइंग पॉपुलेशन को फीड करने के लिए लार्ज फॉरेस्ट एरियाज क्लियर किए गए हैं टू ग्रो क्रॉप्स। तो फॉरेस्ट कवर पूरे वर्ल्ड में रैपिडली वैनिश हो रहा है, एंड देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स। सो नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो देखिए, फॉरेस्ट हमारी वेल्थ है, प्लांट्स एनिमल्स को एंड हमें शेल्टर देते हैं, दे मेंटेन द इकोसिस्टम। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंसेस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, और इसी वजह से बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जो एक्सटिंक्ट हो गई हैं या वर्ज पे है एक्सटिंक्शन के, या एंडेंजर्ड है। और इसके मेजर फैक्टर्स हैं डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, फॉरेस्ट फायर्स, सुनामीज, लैंडस्लाइड। ये कुछ ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स हैं जो इस प्रोसेस को और एक्सलरेट करते हैं ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मेनली वाइल्ड लाइफ और प्लांट्स। सो इट इज वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स इज द पोचिंग। पोचिंग भी एक मेजर कंसर्न है, जिससे कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज के डिक्लाइन में एक शार्प डिक्लाइन आया है इनके नंबर में। जो एनिमल्स पोच किए जाते हैं, दीज आर इलीगल, एंड ये हाइड
नेल्स, टीथ और इनके हॉर्न्स के कलेक्शन के लिए किए जाते हैं, एज वेल एज ऑफ फेदर्स। एंड कुछ एग्जाम्पल्स इसमें एनिमल्स के हैं, टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसोरस एंड स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच और पीकॉक। इनको हम कंजर्व कर सकते हैं बाय अवेयरनेस। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं टू प्रोटेक्ट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स, वेटलैंड्स, ये भी नेसेसरी है टू सेव द प्रीशियस रिसोर्स फ्रॉम डिप्लीशन। एंड देयर इज अ बैलेंस इन द एनवायरनमेंट इफ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीशीज इज नॉट डिस्टर्ब। अगर इनका जो नंबर ऑफ स्पीशीज है वो डिस्टर्ब होगा तो बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाएगा। सो इट इज necessary to conserve these resources, and human activities in several parts of the world have disturbed the natural resources. ठीक है, काफी हैबिटेट्स इनकी स्पीशीज की डिस्टर्ब हुई है ड्यू टू indiscriminate killing. Several birds and animals have either become extinct or are on the verge of extinction. अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव एनकरेज किया जाता है एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल. स्कूल चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू बर्ड वॉच एंड विजिट नेचर कैंप सो दैट दे अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ वेरिड स्पीशीज. एंड बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने लॉज भी बनाए हैं अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. इंडिया में लायंस, टाइगर, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और पीकॉक की किलिंग इलीगल है. एंड एन इंटरनेशनल कन्वेंशन sites has been established that lists several species of animals and birds in which trade is prohibited. तो एक इंटरनेशनल कन्वेंशन भी बनी थी साइट जिसने एक लिस्ट एस्टेब्लिश की थी जिसमें कुछ स्पीशीज ऐसी हैं एनिमल्स और बर्ड्स की जिनका ट्रेड प्रोहिबिटेड है. तो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हमारी एक एथिकल ड्यूटी है एज अ सिटीजन. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं साइट्स की अगर बात करें तो दिस इज द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फौना एंड फ्लोरा. ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है बिटवीन गवर्नमेंट जो अलग अलग देशों की गवर्नमेंट के बीच में साइन हुआ था जिसका एम है टू इंश्योर द इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल. कि इनका जो ट्रेड है उससे इन स्पीशीज को कोई थ्रेटन नहीं होना चाहिए सर्वाइवल में. रफली 5000 स्पीशीज एनिमल्स की और 28,000 प्लांट्स की स्पीशीज को प्रोटेक्ट किया गया है जैसे बियर्स, डॉल्फिन्स, कैक्टस, कोरल्स, ऑर्चिड्स, एलॉयज जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखिए बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं. जो सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं लिंक्ड थ्रू अ ग्लोबल नेटवर्क जिनको ग्लोबल नेटवर्क से लिंक किया जाता है एंड दे आर इंटेंडेड टू डिमॉन्स्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट. दीज आर नोन एज बायोस्फीयर रिजर्व. फाइन, so we have done the chapter. Now come to the question answer. So first question है which are the two main climatic factors responsible for soil formation. तो देखिए सॉइल फॉर्मेशन के लिए जो दो मेन इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं दीज आर टेम्परेचर एंड रेनफॉल जो कंट्रोल करते हैं सॉइल फॉर्मेशन को. ठीक है, नेक्स्ट है राइट एनी टू रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे. तो देखिए लैंड डिग्रेडेशन के दो मेन रीजन हैं, एक तो डिफॉरेस्टेशन और दूसरा इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चरल लैंड. फाइन, now third question is why is land considered an important resource. तो देखिए लैंड एक बहुत important natural resource है as it provides habitation to a wide variety of flora and fauna also used by human beings for various purposes such as agriculture, forestry, mining, building houses and roads, setting up of industries. तो कई तरह से हम लैंड को यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं. so it is a most important resource. Fine. Fourth question. Name any two steps that government has taken to conserve plants and animals. तो देखिए गवर्नमेंट कई तरह के स्टेप्स लेती है. एक तो गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए हैं
नेचुरल वेजिटेशन की प्रोटेक्शन के लिए, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में, ठीक है। दूसरा है जो गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है, गवर्नमेंट हैज बैंड द किलिंग ऑफ लायन, टाइगर्स, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और पीकॉक्स। तो इन सब की किलिंग को, पोचिंग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन किया है एंड ये भी एक अच्छा स्टेप है इन प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। इट हैज ऑल्सो प्रोहिबिटेड द ट्रेड ऑफ द स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोटेक्टेड अंडर द इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइट्स। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजेस्ट 3 ways टू कंजर्व वाटर। तो देखिए पानी बचाने के बहुत सारे वेज हैं। एक तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, दूसरा लाइनिंग इरिगेशन कैनाल्स टू अवॉइड सीपेज ऑफ वाटर, एंड थर्ड इज रिप्लेनिशिंग ग्राउंड वाटर बाय प्रमोटिंग एफॉरेस्टेशन, ठीक है। अब टिक द करेक्ट आंसर देख लेते हैं क्विकली। फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो देखिए सॉइल फॉर्मेशन में कौन सा इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं है, सॉइल का टेक्सचर, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल इरोजन ऑन स्टीप स्लोप्स। तो स्टीप स्लोप्स पे सॉइल इरोजन को चेक करने के लिए टेरेस कल्टीवेशन की जाती है और सॉइल इरोजन से सॉइल को प्रोटेक्ट किया जाता है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फेवर ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो देखिए इनमें से कौन सा कंजर्वेशन ऑफ नेचर के फेवर में नहीं है। फर्स्ट है स्विच ऑफ द बल्ब व्हेन नॉट इन यूज, इससे तो कंजर्व होगा नेचर, इलेक्ट्रिसिटी बचेगी। दूसरा क्लोज द टैप इमीडिएटली आफ्टर यूजिंग, ये भी इम्पोर्टेंट है। वाटर को कंजर्व करने के लिए वी शुड क्लोज द टैप इमीडिएटली आफ्टर यूजिंग। एंड जो थर्ड दिया है यहाँ पे डिस्पोज पॉली बैग आफ्टर शॉपिंग, ये नेचर को कंजर्व करने में हेल्प नहीं करता, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, ठीक है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, जिसमें फर्स्ट है लैंड यूज। लैंड यूज को हम सी पार्ट के साथ मैच करेंगे। दिस इज प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंड। तो इस तरह से लैंड को यूटिलाइज करना, उसके कुछ प्रोडक्शन करना, जैसे एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री सेटअप करना या हाउसेज बनाना वहां पे, तो ये सब क्या होता है, लैंड यूज, लैंड यूटिलाइजेशन, ठीक है। देन ह्यूमस, ह्यूमस क्या होता है, एक ऑर्गेनिक मैटर होता है डिपोजिटेड ऑन टॉप सॉइल। फिर नेक्स्ट है रॉक डैम्स। रॉक डैम्स जो है ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। एंड फोर्थ है एरेबल लैंड। एरेबल लैंड का मतलब होता है द लैंड विच इज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ट्रू फॉल्स बताना है। फर्स्ट है गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड रीजन। तो ये देखिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, बिकॉज क्योंकि प्लेन एरियाज वैसे भी ओवर पॉपुलेटेड ही होते हैं, बिकॉज प्लेन्स एंड रिवर वैलीज ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल लैंड अवेलेबल होता है, हेंस दीज आर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। फिर नेक्स्ट है वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है कि वाटर अवेलेबिलिटी हर एक इंसान के लिए जो है इंडिया में डिक्लाइन हो रही है, बिकॉज वाटर तो बेसिक अबंडेंस है, अबंडेंटली प्रेजेंट है वर्ल्ड में, लेकिन फ्रेश वाटर बहुत ही कम है। So fresh water is a scarce resource and water availability is a serious problem in many regions of the world due to the wastage of water, deforestation and pollution and depletion of fresh water reserves such as rivers and groundwater. Availability of water is fast declining. दूसरा एक population increase हो रही है लेकिन water decrease होता जा रहा है, fresh water decrease हो रहा है due to its वेस्ट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इसलिए ट्रू है। नेक्स्ट है रोज ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन द कोस्टल एरिया टू चेक द विंड मूवमेंट इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। तो देखिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। जो रोज प्लांट की जाती है ट्रीज की कोस्टल एरियाज में, उनको शेल्टर बेल्ट बोलते हैं, इस प्रोसेस को शेल्टर बेल्ट बोलते हैं। और इंटरक्रॉपिंग जो है ये एक ऐसी प्रोसेस है इन विच डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज। इंटरक्रॉपिंग में डिफरेंट क्रॉप रोज में अल्टरनेट रोज में ग्रो की जाती है और ट्रीज जो प्लांट किए जाते हैं कोस्टल एरियाज में उसको बोलते हैं शेल्टर बेल्ट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है
human interference and changes of climate can maintain the ecosystem. तो ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है. ह्यूमन इंटरफेरेंसेस एंड क्लाइमेटिक चेंजेस जो हैं फॉर मोस्ट पार्ट एडवर्सली इफेक्ट करते हैं इकोसिस्टम के बैलेंस को. ठीक है, ये गलत है. ठीक है. So now the chapter is complete. We have learned about the natural resources, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources in this chapter, and I hope that everything is clear to you. So thank you so much, and kindly like, comment, share and subscribe to the Lakshmikanta competitive classes. Best wishes to all of you. Good luck.